वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आवेश की गति की, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज अपने बात करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन की, कि ये साइक्लोट्रॉन किस प्रकार की व्यवस्था होती है, क्या काम आती है। तो साइक्लोट्रॉन एक्चुअल में होगा क्या? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युतीय युक्ति होती है जो बाहरी धनावेशित कणों को, बाहरी यानी कि जिसका वजन बहुत ज़्यादा हो, वेटफुली बाहरी धनावेशित कणों को अधिकतम गतिज ऊर्जा से अर्थात अधिकतम वेग से त्वरित करने के लिए काम में ली जाती है। तो साइक्लोट्रॉन वह युक्ति होती है जो बाहरी धनावेशित कणों को त्वरित करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। अब साइक्लोट्रॉन की यदि मैं सिद्धांत की बात करूं तो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत किस प्रकार का होगा? साइक्लोट्रॉन जो व्यवस्था बनेगी उसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों काम आते हैं। विद्युत क्षेत्र भी काम आता है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र भी काम आता है। और इस विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ आवेश को गति करवाई जाती है। किसको गति करवाओगे? आवेश को गति करवाओगे। तो कुल मिलाकर के इस आवेश, गतिशील आवेश पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव आपको बताना होता है। वही साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत बन जाता है। जैसे कि गतिशील आवेश पर विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा और चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, उन दोनों को बताना है, तो वही उसका साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत बन जाएगा। और जैसा कि आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र आवेश के लिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि का कार्य करता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि का कार्य करेगा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो आवेश के पथ को परिवर्तित करने का कार्य करेगा। क्या करेगा? पथ को परिवर्तित करने का काम करेगा। ओके, तो कुल मिलाकर के अब आप इसके सिद्धांत की बात करते हो तो हम क्या लिखेंगे कि साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है, जिसके अंदर जब आवेश को गति करवाई जाती है तो विद्युत क्षेत्र गतिशील आवेश की गतिज ऊर्जा में वृद्धि का कार्य करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेश के पथ को परिवर्तित यानी कि वर्ताकार पथ प्रदान करने का कार्य करता है। यही साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। चुंबकीय क्षेत्र पथ को परिवर्तित करेगा और इसका पथ कैसा बनाएगा? ये वर्ताकार बनाएगा। कैसे बनाएगा उसको भी समझने वाले हैं। तो इसका सिद्धांत है वो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कंठस्थ याद रखोगे। तो इसका सिद्धांत मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है, जिसमें आवेश को लगातार गतिशील रखा जाता है। बाहरी जो धनावेशित कण है जिसको अपने बात करें यानी कि धनावेश को, कौन से आवेश को? धनावेश को आप लगातार गति करवाओगे। तो सिद्धांत क्या बनेगा? साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है, जिसमें गतिशील आवेश, गतिशील धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि का कार्य करेगा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेश को वर्ताकार पथ प्रदान करने का कार्य करता है। यही साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी संरचना की, कि साइक्लोट्रॉन की संरचना किस प्रकार की होती है, कैसा सिस्टम होता है इसके अंतर्गत। इसमें बच्चों एक्चुअल में होता क्या है कि धातु की दो अर्धवृत्ताकार पट्टियाँ होती हैं, डी आकार की, जिसे डीज कहा जाता है। जैसे कि एक तो इस प्रकार से हो गई, यहाँ पे अर्धवर्ताकार दो पट्टियां होंगी। ऐसा कुछ सिस्टम होगा। आपको यहाँ पे दो अर्धवर्ताकार यानी कि डी आकार की पट्टियां नजर आ रही होंगी। इन डी आकार की पट्टियों को डीज, क्या कहोगे? डीज कहते हैं। और ये डीज हैं वो धातु की बनी होती है। किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है और ये अंदर से खोखली होती है। इन दोनों को मैं समान आकार का बना देता हूँ। लगभग ये समान आकार की होगी, आपस में ये बराबर आकार की होती है। एक डीज के पास यहाँ पे लगा होता है विंडो, डब्लू, जिसको आप खिड़की कह सकते हो, विंडो डब्लू। ओके, यहाँ बीच में एक छिद्र युक्त भाग होता है
जिसके अंतर्गत बाहर का कोई पॉजिटिव चार्ज है जो बाहरी धनावेशित कण है उसको इसके अंदर एंट्री करवाई जाएगी। ठीक है जी। इन डीज का संबंध होता है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। किससे होता है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का ये प्रतीक चिन्ह होता है। कैसा प्रतीक चिन्ह होता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का? इस प्रकार का, लगातार चेंज होता रहे। संकेत इस प्रकार के होते हैं प्रत्यावर्ती के, और प्रतीक चिन्ह ऐसा होता है। जो आप बैटरी रिप्रेजेंट करते हो ना, वो बैटरी एक्चुअल में निर्दिष्ट धारा का प्रतीक चिन्ह होता है। तो यहाँ पे इसका संबंध किसके साथ होगा? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ होगा। और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि आधे समय तक उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव रहता है और शेष आधे समय तक उसका एक टर्मिनल है वो नेगेटिव बनता है। कैसे? कुछ ऐसे, जैसे कि मान लो ये ऊपर वाला टर्मिनल, एक बार फिलहाल ऊपर वाला टर्मिनल ये पॉजिटिव था, तो ये एक चक्कर पूरा करेगा। तो एक चक्कर पूरा करने में जब आधा चक्कर पूरा हो जाएगा तो आधे चक्कर के पश्चात जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाता है। यानी कि आधे चक्कर में तो एक टर्मिनल पॉजिटिव रहता है, शेष आधे चक्कर में एक टर्मिनल नेगेटिव रहता है। अर्थात प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात इसकी ध्रुवता बदल जाती है, इसके ध्रुव बदल जाते हैं। यदि ये टर्मिनल आधे समय तक, मान लो एक चक्कर पूरा करने में 1 सेकंड लगता है प्रत्यावर्त धारा संकेत को, तो आधे सेकंड तक ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला नेगेटिव रहेगा। शेष आधे सेकंड तक ऊपर वाला जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाता है और जो नेगेटिव था वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव था पहले स्टार्टिंग आधे समय में वो ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी कि पॉजिटिव बन जाता है। तो प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात प्रत्यावर्ती धारा संकेतों की ध्रुवता है वो बदल जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होगी। ओके, तो क्या था? डीज धातु की बनी होती है, अंदर से खोखली होती है, और इनका सीधा संबंध किसके साथ होता है? इनका सीधा संबंध प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ होता है, अल्टरनेट करंट डिवाइस के साथ होता है। अब आप क्या करोगे? अब यहाँ पे ये डीज हो गई है, शक्तिशाली चुंबक रखा होता है, ये सिरा N हो गया और ये सिरा बच्चों हो गया S। ऐसा सिस्टम हो जाएगा। अब N और S आपने इस प्रकार से स्टेबल किए, तो भाई मैं चुंबकीय क्षेत्र की बात करूँ तो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? N से S की ओर। अब आप इसको गौर से समझोगे कि ये जो डीज आपको दिखाई दे रही है वो किस प्रकार से स्टेबल है। जैसा कि आपको देख पा रहे हो कि ये डीज ऐसी आपको नज़र आ रही है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि ये डीज ऐसी नहीं होती, ये डीज इस प्रकार से स्टेबल होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊपर से इस प्रकार नीचे की ओर जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इन डीज के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। ओके, तो डीज, एक डीज तो ये होगी, दूसरी डीज ये होगी। ये दोनों डीज इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, यानी कि ये डीज चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र है वो इन डीज के पृष्ठ के लंबवत नीचे की ओर गतिशील है। तो ये सिंपल सा सिस्टम हो गया। अब आप इसको क्या करोगे? अब इसको एक बहुत बड़े बॉक्स में बंद कर दोगे, यानी कि ड्रम नुमा आकृति होगी एक प्रकार से, जिस प्रकार से अपने घरों का टिफिन होता है ना, खाना रखने वाला टिफिन की भांति, यानी कि एक ड्रम नुमा आकृति इस प्रकार से होती है। जैसे अपने तेल में डालने वाले, तेल डालने के लिए जो ड्रम अपने यूज़ करते हैं घरों में, उसकी भांति व्यवस्थित हो, यानी कि गोलाकार आकृति का सा सिस्टम होता है। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था होती है वो किसकी होती है? साइक्लोट्रॉन की संरचना बन जाती है। ओके, तो बच्चों ये है साइक्लोट्रॉन की संरचना। तो इसमें हमने क्या क्या देखा है कि इसमें धातु की 2 खोखली डी आकार की डीज होती हैं, जिसका हमने D1 और D2 नाम दे दिया है। ये अर्धवृत्ताकार भाग की होती हैं और इनका सीधा संबंध प्रत्यावर्त धारा स्रोत से होता है, और इसके एक डीज के ऊपर एक विंडो W लगा होता है, और उसको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों N और S के मध्य से स्टेबल कर दिया जाता है, और इनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इनके पृष्ठ के लंबवत व्यवस्थित हो पाए। ओके, अब आप क्या करोगे? ये तो बात हो गई इसके संरचना की। अब बच्चों अपने बात करते हैं क्रियाविधि की। कि ये काम कैसे करेगा। सॉरी, अब ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? एक धनावेशित कण को यहाँ व्यवस्थित करोगे। मानना यहाँ पे एक धनावेशित कण है। ओके, यहाँ से आप करंट फ्लो करोगे। मान लो आधे चक्कर में, पहले आधे चक्कर में ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, तो ये जो डीज पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये डीज बन जाएगी पहले आधे चक्कर के लिए पॉजिटिव, और ये डीज बन जाएगी पहले आधे चक्कर के लिए नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव से जुड़ी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो चार्ज है यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज है, धनावेशित कण है।
धनावेशित कण कौन सी डीज की ओर आकर्षित होगा? नेगेटिव की ओर, यानी कि ये नेगेटिव डीज की ओर आकर्षित होगा, यानी कि आवेश ने गति करना प्रारंभ कर दिया है। अब आवेश गति कर कैसे रहा है? एक्चुअल में क्या हो रहा है कि डीज ऐसे रखी हुई है, तो आवेश सबसे पहले बिल्कुल बीच में था, पेन की नोक के ऊपर आप आवेश को समझोगे तो ये आवेश एक डीज की ओर आकर्षित हो रहा है इस प्रकार से, वो आवेश इस प्रकार जा रहा है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत है। कहने का मतलब जो आवेश गति कर रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, और आवेश जब भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल मैक्सिमम लगता है, QV भी लगता है, और जिसके कारण आवेश का जो पथ है वो कैसा प्राप्त होगा? में वृत्ताकार प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जब जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा वो वृत्ताकार पथ पे घूमना प्रारंभ कर देगा। तो इस आवेश ने गति करना शुरू कर दिया, तो ये कौन से पथ पे आ जाएगा भाई? ये वृत्ताकार पथ पे घूम के आएगा। कौन से पथ पे? वृत्ताकार पथ पे इस प्रकार से रोटेशन लेके आ जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचता है उतने ही समय में क्या हो जाता है कि इसका आधा चक्कर पूरा हो गया, और उतने ही समय में प्रत्यावर्ती संकेत का भी आधा चक्कर पूरा हो जाता है। तो ये आवेश धनावेश है वो यहाँ पहुँचा, और यहाँ पे इसका आधा चक्कर पूरा हो गया। ठीक आधे चक्कर के पश्चात इसकी ध्रुवता बदल जाएगी, तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो बच्चों बन जाता है नेगेटिव, और जो नेगेटिव पार्ट है वो बच्चों बन जाता है पॉजिटिव, यानी कि इसकी ध्रुवता, इसके टर्मिनल चेंज हो गए। तो अब D1 जो था पहले पॉजिटिव, अब वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और D2 क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये जाएगा तो लगातार नेगेटिव प्लेट की ओर ही। अब नेगेटिव प्लेट बच्चों D1 बन चुकी है। कौन सी बन चुकी है? D1 प्लेट है वो नेगेटिव बन चुकी है, तो ये D1 की ओर आकर्षित होगा और लगातार गति करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कौन से पथ पे घूम के आएगा? वृत्ताकार पथ पे, इस प्रकार से। अब देखो ये आवेश यहाँ से, हम ऐसा भी तो कह सकते थे कि ये यहाँ से घूम के आता और यहीं पे वापस आ जाता, हम ऐसा भी तो बोल सकते थे, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या कि वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी तो लग रहा है बैटरी का। अब बैटरी के द्वारा विद्युत क्षेत्र आरोपित हो रहा है, और विद्युत क्षेत्र करता क्या है? विद्युत क्षेत्र गतिशील आवेश की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि का कार्य करता है, उसके वेग में वृद्धि का कार्य करता है। तो जैसे ही इस आवेश के वेग में यानी कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी तो बच्चों क्या होगा कि इसका वृत्ताकार पथ बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या में लगातार वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण ये जो धनावेशित कण है वो इस प्रकार से अपनी त्रिज्या बढ़ा लेता है वृत्ताकार पथ की, और वो इस प्रकार से अधिक त्रिज्या से और आगे की ओर घूम के आता है। तो जैसे ही वो अपना आधा चक्कर पुनः पूरा करता है, यहाँ पे फिर से ध्रुवता बदल जाती है, यानी कि प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात यहाँ से ध्रुवता बदलनी है। बस ध्यान ये रखना होता है कि यहाँ प्रत्यावर्ती संकेतों की आवृत्ति और इस गतिशील आवेश की आवृत्ति आपस में समान होनी चाहिए। आवृत्ति दोनों की समान होनी चाहिए। किस किस की? प्रत्यावर्ती संकेतों की और गतिशील आवेश की। ताकि क्या होगा कि जैसे ही इसका आधा चक्कर पूरा होगा उतने ही समय में उसी समय इसका भी आधा चक्कर पूरा हो जाएगा। यदि इसका आधा चक्कर 1 सेकंड में पूरा होता है और इसका आधा चक्कर 2 सेकंड में पूरा होता है तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी की पूरी। फिर ये प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव की भांति व्यवहार तो करेंगे, लेकिन आवेश को जरूरी नहीं कि वो आकर्षित कर पाएँ, फिर सिस्टम डगमगा जाएगा। तो यहाँ आवेश, गतिशील आवेश का जो वृत्ताकार पथ है यानी कि उसकी भी आवृत्ति और यहाँ पे इस प्रत्यावर्ती संकेतों की आवृत्ति वो बराबर रहनी चाहिए। आवृत्ति का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उतने ही समय में ये भी एक चक्कर पूरा कर ले। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आप आवृत्ति कहते हो। तो यहाँ पे दोनों की आवृत्ति जब बराबर हो जाएगी, इसने अपना आधा चक्कर वापस पूरा कर लिया तो यहाँ भी आधा चक्कर और पूरा हो जाएगा। आधे चक्कर के साथ वापस ध्रुवता बदल जाएगी, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाता है, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाता है। D1 वापस पॉजिटिव और D2 क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो अब ये आवेश कहाँ आएगा? D2 की ओर वर्ताकार पथ पे गति करेगा क्योंकि लगातार चुंबकीय क्षेत्र में है। सेम ये व्यवस्था बच्चों लगातार चलती रहती है और ये जो अंदर वाला आवेश है ना वो इस प्रकार से वर्ताकार पथ पे घूमता रहता है। इसकी गतिज ऊर्जा में भी लगातार वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? गतिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती है। जब ये इस प्रकार से घूमता घूमता और फाइनली इस डीज के किनारों के पास से निकलने लगता है, इसका मतलब अब इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि की कोई संभावना और नहीं बची है। फिर ये क्या होगा कि विंडो से इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। इसको विंडो से हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे जो भी अपने लक्ष्य नाभिका रखा होता है, कौन रखा होता है? लक्ष्य नाभिका, जिसको मान लो आपने विखंडन करने के लिए काम
यहाँ पे रखा होगा या किसी और काम के लिए रखा होगा, तो उस आवेशित कण को यहाँ इसके ऊपर थ्रो कर दिया जाता है, जिससे इस नाभिक का विखंडन हो जाता है, या फिर आणविक संरचना के अध्ययन के लिए इसको विखंडित कर सकते हो आप। तो बच्चों ये व्यवस्था लगातार चलती रहती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो भी चार्ज होता है ना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो बाहरी धनावेशित कण होता है, वो लगातार वर्ताकार पथ पे गतिशील रहता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में गति करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र ने क्या किया है, इसको वर्ताकार पथ प्रदान किया है, लेकिन विद्युत क्षेत्र लगातार इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर रहा है। इसके पास बहुत सारी ऊर्जा आ जाएगी, इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि उससे ज़्यादा ऊर्जा और बढ़ पाना संभव नहीं हो पाता। और वो कब उत्पन्न होगी, यदि मैं इसकी वर्ताकार पथ की त्रिज्या को स्मॉल r मान लूँ, किसकी, आवेश की, और डीज की त्रिज्या को मैं कैपिटल R मान लूँ, तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आवेश की त्रिज्या में वृद्धि होती है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। और अधिकतम इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या अधिकतम हो कितनी सकती है, अधिकतम त्रिज्या उतनी ही हो सकती है जितनी डीज की त्रिज्या होती है। कितनी, जितनी डीज की त्रिज्या होती है, क्योंकि ये डीज से बाहर तो गति कर नहीं सकता। तो ये अधिकतम त्रिज्या कितनी बना सकता है, अपनी डीज की त्रिज्या के तुल्य अपनी अधिकतम त्रिज्या है वो जनरेट कर सकता है, बना सकता है। तो जैसे ही आर का मान, यानी कि वर्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के तुल्य हो जाएगा, इसका मतलब बच्चों ये हो जाता है कि उसके पास मैक्सिमम एनर्जी आ चुकी है, और ऐसा होते ही इसको बाहर निकाल लिया जाता है। यानी कि जब संभावना बन जाती है कि वर्ताकार पथ और नहीं बढ़ सकता क्योंकि डीज के किनारों के पास से गुजरना प्रारंभ कर चुका है, उसी समय इसको बाहर निकाल लिया जाता है, और उसके पास जब निर्गत वो होता है तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, तो ये था बच्चों इसकी सिंपल सी क्रियाविधि। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टेड बात क्या है, हमने बात की है कि इसकी गतिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा बन जाती है। तो अभी अपने क्या करेंगे, अभी अपने ये देखेंगे कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, एक चक्र यदि पूरा होता है तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, फिर अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी बनेगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने करने वाले हैं। इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या, आवर्तकाल आवर्ती, कोणीय आवर्ती, ये सारी चीज़ें आज अपने समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले आज अपने सिर्फ ये जानेंगे कि भाई इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो प्रति चक्कर कितनी वृद्धि हो जाती है, उसको अपने देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे होगा क्या एक्चुअल में कि गति कौन कर रहा है, गति आवेश कर रहा है। मान लो आवेश कितना है, Q है, Q आवेश गति करता है। यहाँ से विभवांतर आरोपित होगा, विभवांतर मैंने बोल दिया V आरोपित होगा। प्रत्येक आधे चक्कर की बात की जाएगी क्योंकि आधे चक्कर के पश्चात ध्रुवता लगातार बदल रही है। तो प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात अपने ऊर्जा देखेंगे, और एक चक्कर में निकालनी है तो दो आधे चक्करों को आपस में जोड़ देंगे, कुल ऊर्जा बन जाएगी। क्या करेंगे, पहले आधे चक्कर की बात कर लेते हैं कि पहले आधे चक्कर में कितनी ऊर्जा बनेगी। आधा चक्कर यानी कि यहाँ से लेकर के जब वो यहाँ तक आता है तो कितनी ऊर्जा बना लेता है या प्राप्त कर लेता है। तो क्या होता है कि कोई भी Q आवेश को आप, किसी भी Q आवेश को आप V विभवांतर से त्वरित करते हो तो बच्चों किया गया कार्य W बराबर QV होता है। क्यों होता है, क्योंकि विभवांतर का फॉर्मूला होता है W बटे में Q। वेरी सिंपल। तो W बराबर हो जाएगा Q इंटू V। मतलब क्या हो गया कि Q आवेश को यदि आप V विभवांतर से त्वरित करते हो तो किया गया कार्य W होता है, किया गया कार्य ही ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, जितना कार्य करोगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो यदि पहले आधे चक्कर में विभवांतर V था, आवेश Q था, तो किया गया कार्य QV होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि QV होगी। ये प्रथम आधे चक्कर की बात होगी। कितने चक्कर की बात होगी, प्रथम आधे चक्कर की बात हो जाएगी। आधे चक्कर के पश्चात वापस ध्रुवता बदल जाएगी, वोल्टता उतनी ही रहेगी। हमने वोल्टता को चेंज तो किया ही नहीं है, ये अपने आप संकेत चेंज होते रहेंगे। तो शेष आधे चक्कर के पश्चात भी आवेश Q ही है, विभवांतर V है, तो किया गया कार्य वापस से QV होगा। काइनेटिक एनर्जी वापस शेष आधे चक्कर में ये बन जाएगा। ओके, तो आधे चक्कर, पहले आधे चक्कर में QV एनर्जी बनेगी, दूसरे आधे चक्कर में भी QV एनर्जी बनेगी। तो एक कंप्लीट चक्कर में बच्चों ऊर्जा कितनी बन जाता है, ऊर्जा कितनी बन जाती है, 2QV बन जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही इसका एक चक्कर पूरा होता है आवेश की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, 2QV वृद्धि होगी। यानी कि प्रारंभ में आवेश के पास 0 एनर्जी थी, तो एक चक्कर पूरा करते ही 2QV एनर्जी आ जाएगी, दो चक्कर पूरे करते ही 4QV, 3 पूरे करते ही 6QV। मान लो इसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा n चक्रों के पश्चात आती है। कितने चक्रों के पश्चात, n चक्रों के पश्चात। तो एक चक्कर में 2QV एनर्जी बढ़ती है, तो n में कितनी बढ़ जाएगी,
2n/qv बढ़ जाएगी और ये इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनेगा। कहने का मतलब यदि कैपिटल N चक्कर में इसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम प्राप्त होती है तो उसके पास एनर्जी का मान बच्चों अधिकतम 2n/qv होगा। और ये भी आप ध्यान रखोगे कि एक चक्कर के पश्चात, प्रत्येक एक चक्कर के पश्चात 2qv गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती क्यों है? विद्युत क्षेत्र के कारण। किसके कारण है? विद्युत क्षेत्र के कारण। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने का मतलब जाहिर सी बात है कि उसका वेग भी लगातार बढ़ता जाता है। तो बच्चों ये था उसमें गतिज ऊर्जा कितनी बनेगी, कुल कितनी बनने वाली है, मैक्सिमम कितनी बनने वाली है। तो ये सिंपल सी बच्चों इसकी क्रियाविधि थी जिसको आप अच्छे से याद रखोगे। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर का आता है। तो अब इसके आगे की कौन कौन सी टॉपिक बनेंगे कि ये वर्ताकार पथ गणितीय विवेचना करेंगे। ये वर्ताकार पथ पे गति करेगा तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, आवर्तकाल कितना होगा, आवर्ती, कोणीय आवर्ती, ठीक वही पैटर्न जो हमने पीछे 2 क्लासों में समझा है, ठीक वही वैल्यूज़ वैसे ही हमें ज्ञात करनी है। लेकिन बच्चों आज अपने सिर्फ इतना ही करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसकी अपने कल करने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।